तो एक हेडिंग डालो छोटी सी, कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ये है। अब इसमें हम लोगों ने क्या कंसीडर किया कि दो चार्ज हैं, दोनों चार्ज को, एक को Q1 चार्ज कहा, एक को Q2, और ओरिजिन से ये R1 पोजीशन वेक्टर डिस्टेंस पर है और ये R2 डिस्टेंस पर है। अब यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है दोस्तों, ये फोर्स जो लग रहा है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 है और इस डिस्टेंस को हमने R ले लिया, और यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो F21, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1। तो इस केस में जब हम फोर्स को फाइंड करेंगे बच्चों, F12 फोर्स F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, दोनों के बीच की डिस्टेंस है। अब यहाँ पर हमें एक यूनिट लिखना था R12। तो अब यहाँ पर बच्चों कल हम लोगों ने देखा था कि इस डायरेक्शन में है वो R⁻122 है और उस डायरेक्शन में है R21 है ये, और मैग्नीट्यूड इस लाइन का R है। मतलब R की वैल्यू 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है, R12 और R21 तो यूनिट वेक्टर ही है, ये कहने का मकसद है। तो अगर हम ये लिखते हैं तो हमें क्या लिखना है बच्चों, यहाँ पर लिखना है R किसका 21 यूनिट वेक्टर लिखना है। R21 यूनिट वेक्टर कैसे आया, इस बात को ज़रा ध्यान से समझो। R21 कैसे आया, R21 आया है, फिर ऐसे फ़ोन को ठीक कर लें। R21 कैसे आया, अब यहाँ पे थोड़ा सा पोजीशन वेक्टर का खेल चलेगा बच्चों। इसमें देखो ज़रा पोजीशन वेक्टर का खेल, ये क्या है। पोजीशन वेक्टर में अगर हम ये देखो, R1 की डायरेक्शन यूँ है, R2 की डायरेक्शन ये है, तो अगर हमें ये R21 निकालना है तो तुम यहाँ पे पहले बात ये समझो कि ये वाली डिस्टेंस को हम कैसे निकालते हैं। अगर हम R2 में इस वाले वेक्टर को प्लस करेंगे, अभी बहुत सारी डायरेक्शन है, एक हल्की कर देते हैं ज़रा। ये वाला फोर्स निकालने के लिए हमें सिर्फ इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर चाहिए ये। अब यूनिट वेक्टर के लिए हमें करना क्या होता है बच्चों, यूनिट वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड, किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को उसी से डिवाइड कर देना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, ये देखो, ये जो डिस्टेंस है ये पूरी, तो इस डिस्टेंस में ये वाली डिस्टेंस जोड़ी गई तो ये आया। हम लोग 11 से जानते थे कि अगर A + B = R वेक्टर होता है, फॉर एग्जांपल A ये है, B ये है और R निकालना है, तो हम A के हेड में B को ऐड करते थे और यहाँ से फ्री टेल से फ्री हेड तक जो रिजल्टेंट आता था वो R होता था। इस बात को हम कहते थे A में B प्लस करके हमें R मिला। इसी तरह से R2 ये है, R2 ये है और ये वैल्यू हमारी R है और ये वैल्यू हमारी R1 है। इससे हमें क्या पता लग रहा है, हमें पता लग रहा है कि R2 में हम ऐड कर रहे हैं किसे, R को, तब हमें मिल रहा है वेक्टर, अरे यार ये R2 किसने लिख दिया, R1 है। ऐसा थोड़ी कैमरा साइड कर लो, कैमरा साइड कर दिया जाए, कैमरा साइड कर दिया जाए, हो गया। तो R2 में जब R जोड़ा तो R1 मिला, R2 में R ऐड कर दिया तो R1 मिला। तो R = क्या होगा, R = होगा R1 - R2, ये हो गया। अब ये जब वेक्टर आ गया है तो इसी वेक्टर को जब हम यूनिट वेक्टर R21 से इंटू करेंगे
तो r इंटू R21 ये हमारा इसका पूरा वेक्टर बन जाएगा। ये तो हमारा जो है वो मैग्नीट्यूड था, अब ये यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पर ये वेक्टर आ जाएगा। तो इस वाले वेक्टर में हमें क्या करना होता है, आर कैप की जगह पर हम क्या रख देते हैं, ये रख देते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं वेक्टर R21 ये है। अब ये वेक्टर जो हमारा बन के आया है हम यूँ लिख सकते हैं इसको या ऐसे लिख सकते हैं, ये एक ही बात है। ये इक्वल टू R21 ये वेक्टर हमारा बन के तैयार हो गया। तो इस फॉर्म को अगर तुम्हारे क्लियर हो गया हो तो मिटाएंगे नहीं, इसे लिखा रहने देंगे। R12 जब हम लिखेंगे बच्चों तो F12 हम यहाँ लिख रहे हैं 1/4πε0 ये है, ये Q1 है, ये Q2 है, और यहाँ पर R12 और यहाँ पर R12 का मैग्नीट्यूड। तो ये अगर हम यूनिट वेक्टर लेते थे तो तुम्हें याद है कि यूनिट वेक्टर में क्या होता था, यूनिट वेक्टर में आता था यूँ, देखो यूनिट वेक्टर जो होता है वो वेक्टर R/X मैग्नीट्यूड। हाँ बोलो बच्चों, अंदर बताओ क्या कर रहे हैं। लेकिन ये सर कैमरा थोड़ा साइड कर लीजिए, कैमरा थोड़ा सा साइड से यूँ कर दिया जाए। देखो आ रहा है पूरा सब कुछ। देखो कैमरे के लिए फुल स्क्रीन करो। पहली बात तो शायद तुम्हारी फुल स्क्रीन नहीं है, इस वजह से ऐसा नहीं आ रहा है। पूरा व्यू यहाँ आ रहा है, थोड़ी सी जगह हमने इधर बचा भी रखी है, थोड़ा इधर बचा रखी है। फुल स्क्रीन कैसे होता है? ठीक है, अब देखो बच्चों ऑन कर दे भाई, रोटेट कर ले, रोटेट। उसके पोर्ट्रेट पे जाकर उसको फुल स्क्रीन पे करो जाके, तब यहाँ पे दिखाई देगा तुम्हें। उस दिन भी एक बच्चा शिकायत कर रहा था, बोला कि वो हमें जरा से दिखाई दे रहा था, तो हमने कहा फुल स्क्रीन कर लेते हैं, तो क्या फुल स्क्रीन कर लो, आ जाएगा। अब तुम्हें पता है बच्चों, जब तुम यहाँ पर यूनिट वेक्टर की जगह पर वेक्टर लिखते हो तो यहाँ पे क्या लिखते हो, क्यूब लिखते हो। कल वाली बात अगर भूल गए हो तो थोड़ा और पीछे से लें। ये बताओ ये मुश्किल लग रहा है या आसान लग रहा है? अगर ये मुश्किल लग रहा है तो इसको फिर से बेसिक से कनेक्ट करा जाए कल वाली बात से, और अगर आसान लग रहा है तो इसी का आगे बढ़ जाते हैं। बोलो कैसा लग रहा है? जबरदस्ती नहीं पढ़ना है, बोझ बना के इसको। हाँ बोलो, आसान लग रहा है। ये अजय का करना है, अजय अधिकारी का। हाँ आकांक्षा क्या कर रही हो तुम, बोलो। आपने सर मुझे इस वाले क्या इस वाले बैच में लिंक भेजा था, इस वाले ग्रुप में ऐड नहीं होता। 11th क्लास। अच्छा बेटा, अलग से हमें मैसेज कर देना, अलग से मैसेज कर देना तो हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। अभी हमें व्हाट्सएप पे क्लास के बाद मैसेज कर देना तो हम कर लेंगे। तो अब तुम देखो बच्चों, यहाँ पर क्या होता था, कल वाली बात फिर से याद दिलाएं तुम्हें। दो चार्ज होते थे तो इन लोगों के बीच में Q1 Q2 फोर्स लगाते, कल वाली बात से कंपेयर करते हैं। एक Q1 है, एक Q2 है। ये जो फोर्स लग रहा है F12 है, ये जो फोर्स लग रहा है F21 है। तो अब यहाँ पर फोर्स F12 लिखते थे तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R², और यहाँ पर R कैप से हम मल्टीप्लाई करते थे। अगर R कैप की जगह पर हम वेक्टर R/X मैग्नीट्यूड रख दें तो या तो हम यूँ लिखते थे, या अगर यूनिट वेक्टर हटाएंगे तो यहाँ पर स्क्वायर ना होकर क्यूब हो जाएगा। अब देखो क्यूब करते हैं। F12 लिखा, 1/4πε0 लिखा, Q1 Q2 लिखा और R³ लिख दिया, और यहाँ वेक्टर R लिख दिया। जब तक यूनिट वेक्टर था, जब तक यहाँ स्क्वायर था, जब यूनिट वेक्टर को हमने वेक्टर R लिख दिया तब यहाँ R³ करना पड़ा, क्योंकि यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर R/X मैग्नीट्यूड होता है। तो अगर हम यहाँ पर वेक्टर लिखना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर R³ करना होगा, और नहीं तो एक रास्ता हमारे पास ये था कि सिर्फ हम यूनिट वेक्टर के टर्म्स में लिखते, मगर अब हम यहाँ पर वेक्टर के टर्म्स में लिख रहे हैं, वेक्टर 21। ये वेक्टर 21 कहाँ से आया, जरा फिर से गौर करो। ये इस तरह से है जैसे एक ये दूरी थी, सपोज कर लो ये डिस्टेंस। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जैसे उन्होंने कहा 5i कैप है। i कैप यूनिट वेक्टर सारे लोग जानते हैं, एक्स एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर को i कैप कहते हैं। तो i कैप अगर कह दिया जाए तो इसका मतलब 1 न्यूटन हो गया। अगर 5 लिख दिया तो 5 इंटू आई कैप का मतलब 5 न्यूटन हो गया टूवर्ड्स एक्स एक्सिस। ये मतलब इसके अंदर हिडन है, ठीक है, ये अंडरस्टूड है आई कैप लिखने में। टूवर्ड्स कहाँ पर हो गया, एक्स एक्सिस, ये बात हो गई। इसी तरह से इस R जो हमारी लाइन है इसको हम यूनिट वेक्टर के टर्म्स में भी अगर लिख लें तब हम इसे क्या लिखेंगे, R21 लिखेंगे।
और R21 को कैसे निकाला जाएगा? R2 में R को जोड़ा गया तो R1 आया। देखो R2 में R को ऐड करा गया तो R1 आया। इस लाइन को हम यूं लिखेंगे, R2 प्लस R इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट R1 आया। तो अगर हम यहाँ पर ये फ्री करेंगे तो इस R2 को इधर भेजेंगे तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा? R1 माइनस R2। अब हम इस वैल्यू को उठाकर ये लिख लिया होगा, हटा दें, थोड़ा आगे लिखना है हमें। तो अब हम यहाँ पर बच्चों इस बात को आगे बढ़ाते हैं। अगर हमने यहाँ पर R21 लिखा है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? इसी का मैग्नीट्यूड। अभी हमने क्या लिखा था? R21 इक्वल टू क्या आया था बच्चों? कहाँ चला गया? R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 ये आया। तो अब हम लिखेंगे F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपान इसी वैल्यू का R1 माइनस R2 के मैग्नीट्यूड का क्यूब और यहाँ वेक्टर R21 ये लिख दिया। इसी तरह से यहाँ लिखा जाएगा सिमिलरली अगर हम F21 लिखें तो यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपान R2 माइनस R1 का क्यूब और यहाँ R12 ये लिखें। ये कूलम्ब्स लॉ की दूसरी फॉर्म हो गई। इसको हटा देते हैं, ये दूसरी लाइन हो गई। ठीक, यहाँ पर अलग से लिख देते हैं R जो हमारा 21 था वो R1 माइनस R2 यूँ निकल कर आया। अब इसमें कहीं पे डाउट किसी को हो तो खुल के इस पे डिस्कशन करो। ज़बरदस्ती याद रखने की बात नहीं है। नहीं आया क्या हुआ? अच्छा, कहाँ से नहीं आया समझ में? वहीं से दोबारा ले लिया जाए। कहाँ से नहीं आया? अरे यहाँ से ऊपर से, फर्स्ट लाइन से। यस सर, यहीं से। अच्छा, अब जरा यहाँ से इस वाले फिगर को अगर समझ गए हो सही से तो ठीक है, वरना दोबारा बनाएं, दोबारा और थोड़ा आसान करके बनाएं इसको। ये पूरी बात क्लियर हो गई बच्चों? इनके अलावा कोई और तो नहीं है जैसे ये बात समझ में नहीं आई? इसको रटना नहीं है। दरअसल प्रॉब्लम ये है कि ये बात या तो 11th में थोड़ी बहुत यूज हुई थी और 12th में, हाँ अभी बता दें पूरी बात कर लें, 12th में सिर्फ यहीं पर यूज होके खत्म हो जाएगी। इसका सीबीएसई में सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया है, वो हम कराएंगे कि कौन सा उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड पे वो क्वेश्चन पूछा। मगर चूंकि बहुत कम यूज होती है बात और 11th में भी कम पड़ी थी इसलिए थोड़ी सी मुश्किल लग सकती है, मगर कोई बात नहीं, हम लोग साथ में तो उसे ढंग से सीखेंगे। ज़बरदस्ती रटना बिल्कुल नहीं इसको। इसमें चाहे भले हमें थोड़ा और बताना पड़ जाए, यूनिट वेक्टर और पीछे निकलना पड़ जाए, पोजीशन वेक्टर यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, मगर उसे ढंग से सीखना। फिर से हम दोबारा फिगर मिटा के बताते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर फिगर को साथ साथ में बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। दो चार्जेस हैं। पोजीशन वेक्टर वो होता है जब किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस हम एक्स वाई प्लेन में देते हैं, उसे हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन जब हम इसकी डिस्टेंस को मेजर करते हैं, पोजीशन वेक्टर होता है। ये हमारा पहला चार्ज है। पहला चार्ज हुआ बच्चों इसे Q1 कहा। दूसरा चार्ज हमारा ये Q2 है। इसमें इन्होंने कहा पहले की पोजीशन वेक्टर R1 है। पोजीशन वेक्टर का मतलब ये ओरिजिन से लेकर एरो इस तरफ बना है। देखो एरो हमने काफ़ी डार्क कर दिया। दूसरा अगर हमने ये देखा पोजीशन वेक्टर Q2 चार्ज का R2 है। ये दोनों ही वेक्टर हैं, इनके ऊपर वेक्टर भी लगा दिए गए और इसका एरो भी बना दिया गया यूँ। अब ये तो है एक डिस्टेंस, मगर जब हम बात इस फोर्स की कर रहे होंगे मीन्स F12 1 पे लगने वाले फोर्स की, तो हमें यही डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बनाकर उसी डायरेक्शन में यूज़ करना है। और उस डायरेक्शन में यूज़ करने वाले दूरी को हम कहते हैं बच्चों, इस वाली दूरी का नाम हमने दिया R21। 2 से लेकर 1 तक का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये दिया। ये वेक्टर जो आता है वो पूरी दूरी अगर R थी तो R को यूनिट वेक्टर R21 से इंटू करने पे आता है। बस यहीं पर रुक के जरा आराम से ठहर के फिर समझो। Q1 की पोजीशन वेक्टर R1 है, Q2 का R2 है, बीच की डिस्टेंस R थी, डायरेक्शन नहीं थी। मगर अगर हमें ये फोर्स चाहिए है तो हमें ये डिस्टेंस नहीं चाहिए, इसे वेक्टर बना के चाहिए। और वेक्टर बनाना तब मुमकिन है, कल बताया था, जब स्केलर की वेक्टर से इंटू करते हैं तो वेक्टर बन जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे मास को एक्सेलरेशन से इंटू करेंगे तो हमें फोर्स मिलेगा और इसका मैग्नीट्यूड इन दोनों मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होगा। डायरेक्शन फोर्स की वही होगी जो एक्सेलरेशन की थी।
और P इक्वल टू एम वी, मास को वेलोसिटी से इंटू करोगे मोमेंटम मिलेगा। मान लो मास 10 है और वेलोसिटी 2 है, मोमेंटम 20 मिलेगा और डायरेक्शन वही होगी जो प्रीवियस वेक्टर की थी जिससे कि ये प्रोड्यूस हो रहा है। ऐसे ही बच्चों S इक्वल टू ut है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ये स्केलर है, ये वेक्टर है, मल्टीप्लाई करके वेक्टर मिला और इसकी डायरेक्शन क्या आई जो वेलोसिटी की है। इस तरह से ये होता है हमारा कंसेप्ट। इस डिस्टेंस को हमें वेक्टर बनाना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम यूनिट वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से इंटू कर देंगे। यूनिट वेक्टर का मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। अब ये डिस्प्लेसमेंट मान लो 5 मीटर की है और हमारा ये 1 मीटर का यूनिट वेक्टर है, तो हमने इसको जब 5 से इंटू करा तो पूरा हमारा वेक्टर 5 मीटर का आ गया और डायरेक्शन 2 से 1 की तरफ आ गई। ये बात हमें वहां चाहिए थी। अगर हम F12 देख रहे हैं इस डायरेक्शन का फोर्स, तो डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन का चाहिए। डिस्प्लेसमेंट में हम यूं लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, दोनों बातें पता होना चाहिए। कोई राइटर, कोई टीचर इस तरह से लिख रहा है, कोई इस तरह से लिख रहा है, तो दोनों बातों का एक ही मतलब होता है। अब जरा यहाँ पर आए फिर दोबारा, जस्ट 11 में याद करो कि दो वेक्टर हैं, एक P है इस तरफ, एक Q है इस तरफ, इन दोनों को हमें ऐड करना है। उन्होंने कहा P प्लस Q, आप बताइए रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा। इसकी वैल्यू भी ले लेते हैं, 10 और ये भी 10 ले लिया। अब P वेक्टर को हम इसी डायरेक्शन में बनाएंगे, इसके हेड में हम दूसरे वेक्टर को ऐड करेंगे। ये भी 10 है, ये भी 10 है। रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा फ्री टेल से फ्री हेड की तरफ पाया जाता है। ये हमारा रिजल्टेंट बन गया। वैल्यू कितनी निकल कर आई, 10√2 आई। डायरेक्शन कितनी आई, 45 आई। इस बात को हम यहाँ पर लगाने जा रहे हैं। यहाँ पर कैसे लगेगा, एक वेक्टर R2 है, दिखाई दे रहा है R2, इसमें जोड़ा गया ये वेक्टर R जोड़ा गया और तब आया है रिजल्टेंट, ये मीन्स रिजल्टेंट R1 आया। तो अगर हम R को निकालना चाहें तो R इक्वल टू R1 माइनस का R2 होगा और ये इस डायरेक्शन का R आया है तो इस डायरेक्शन को हम इसी को कहते हैं R21 प्रॉपर पूरी नेमिंग में, और ये निकालते हैं R इंटू R21 का मैग्नीट्यूड। यहाँ से इसको निकालते हैं। अब ये पूरी बातें लिखी हुई हैं, इसमें बताओ इस लाइन में दिक्कत है, लाइन वाइज बोलोगे, पहली लाइन, दूसरी, तीसरी, चौथी, और यहाँ पे 5वां फिगर और 6वां इधर लिखा हुआ, 7वां इधर लिखा। कहाँ कहाँ पर दिक्कत है उसे खुल के बोलो और चीजों को सीखो। सेकंड और थर्ड में। हाँ बताओ मदन। हाँ अजय, सेकंड और थर्ड में। मदन आवाज साफ नहीं आई, फिर से। सर R1 और R, सर ये जो मॉड में लिखा हुआ है R1 R2 होल, सर ब्रैकेट लगा है या फिर मॉड में? ये मैग्नीट्यूड लिखा है हमने कि R1 माइनस R2 का जो भी मैग्नीट्यूड था उसका क्यूब कर रहे हैं, ठीक है, इसका क्यूब। मतलब ये R1 माइनस R2 ये मॉड में लिखा हुआ है या फिर बस मैग्नीट्यूड का साइन है? बस ये मॉड या मैग्नीट्यूड का साइन एक ही बात होता है। कुछ लोग इसे मॉड बोलते हैं, कुछ लोग इसे मैग्नीट्यूड करते हैं। जब हम एक वेक्टर की विदाउट डायरेक्शन बात कर रहे होते हैं, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू की, तब हम यहाँ पर साइन लगा देते हैं। वैसे इसके दो रास्ते हैं, वेक्टर ना लिखें तब भी चलेगा। तो किसी का मॉड लिखने के लिए, जैसे कि हमारा ये वेक्टर है R21, इसको अगर हम R21 लिखें तब भी इसका मतलब मैग्नीट्यूड होता है, मगर अक्सर कुछ लोग धोखे में बगैर एरो के लिख जाते हैं। इसलिए प्रॉपर एम्फेसाइज करने के लिए हम यहाँ पर साइन लगाते हैं कि इस वक्त हम इसके मैग्नीट्यूड की ही बात कर रहे हैं, और इसका मैग्नीट्यूड को ही जब लिखेंगे तो R21 लिखेंगे यूं क्यूब, और इस ये वैल्यू जो आती है वो R1 माइनस R2 करके आती है। तो इसी को हम लोग ऐसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये बात है। सर ये 7th की लास्ट लाइन है, अजय क्या बोले? 7th की लास्ट लाइन सर, ये जो जी आपने ग्राफ के नीचे बना रखा है ये हाँ, ये सर लास्ट लाइन में क्या हुआ? ये जो कैप बना रखा है। हाँ, इसमें हमने कहा इस R का नाम ही हम लोगों ने रखा है R21। ये R जो था, ये जब तक R है जब तक इसकी कोई डायरेक्शन नहीं, क्योंकि F12 के लिए हम इधर बना रहे हैं, और जैसे ही हम इस फोर्स की बात करेंगे तो ये डिस्टेंस इस डायरेक्शन में लेंगे। तो ये R तो बेचारा है कि स्केलर की तरह था, मगर अब इसको हम प्रॉपर इसकी यूनिट वेक्टर से इंटू करके इसकी डायरेक्शन निकालेंगे। ये दरअसल था R का मतलब यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मगर जब हम इस वाले फोर्स की बात करेंगे तो R21 निकालने के लिए इस R को हमने इसी डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से इंटू करके हम इसको लाए हैं। समझ गया सर।
ठीक, अब जरा इसका रिवर्स देखें, इसका रिवर्स देखें तो बात थोड़ी और उलझेगी। अगर जिसका क्लियर है तो वो बिल्कुल साफ निकल जाएगा, वरना वो जगह जगह अटकेगा। अब इसी के पैरेलल हम यहाँ पे लिख रहे हैं, देख देख के लिखो ताकि कंपैरिजन भी हो सके। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं यहाँ पर सिमिलरली। वैसे तो ये सिमिलरली करके हमें इसका रिवर्स करना था, सिमिलरली करके रिवर्स ही करना है। F12 की जगह पर क्या लिख दिया, 21 लिख दिया, और यहाँ पर हम लोगों ने 21 की जगह 12 लिख दिया, यहाँ R1 माइनस R2 की जगह R2 माइनस R1 लिख दिया। ये इसका निकल कर आएगा R2 माइनस R1। फिर भी अगर करना चाहो तो थोड़ी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं थी मगर कर सकते हैं, सीखने के लिए करें। दूसरा कलर लें ताकि इसमें ओवरलैपिंग ना हो। देखो बच्चों, यहाँ पर हमने फोर्स बनाया, इस फोर्स का नाम तुम अपने हिसाब से क्या दोगे, F21 ये नाम दोगे। फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1 ये हुआ। अब ये R हमें इधर का नहीं इधर का चाहिए होगा, तब हम यहाँ पर जो इक्वेशन हमारी बनेगी कि इस वेक्टर में ये जोड़ा तो ये आया, जबकि फोर्स निकालने के लिए हमें ये चाहिए है। ठीक है, तो अब हम इसको लिखते हैं। तो F21 लिखा इक्वल टू 1/4πε0 लिखा, Q1 Q2 यही लिखा, डिस्टेंस ये रख दी। अभी डिस्टेंस रखेंगे, पहले हम यहाँ पर डायरेक्शन लिख दें। डिस्टेंस इस तरफ आएगी और इस तरफ का नाम क्या होगा भाई, इधर का नाम 21 है, ये 1 से 2 जा रहा है तो यहाँ पर नाम 12 होगा यूं, और जो भी वेक्टर यहाँ होगा उसी का हम मैग्नीट्यूड का क्यूब कर देंगे, मैग्नीट्यूड का क्यूब कर दोगे। अब तुम यहाँ पर देखो, इस वाले ट्रायंगल को हम यूज करने जा रहे हैं ग्रीन कलर से। इस वेक्टर R1 में R वेक्टर जोड़ा गया, एक्चुअल R का अब नाम हम क्या रखेंगे, R12। R12 किसके बराबर मिलेगा, जितना भी मैग्नीट्यूड है इसका वो, और उसी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर मींस R12 1 से 2 ये हुआ, R12 वेक्टर हुआ। अब इसे जोड़ने के बाद ये जो आया वो रिजल्टेंट आया, इसका नाम R2 है। अब इस लाइन को अगर लिखें, इसमें ये जोड़कर ये मिला है, मींस R1 में R12 ऐड करके हमें मिला है R2। तो हमें दूरी चाहिए है ये, तो इस दूरी के लिए R1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 बनेगा ना जाकर। बोलो बच्चों, यही तो है R2 माइनस R1 का क्यूब ले लेगा। देख लो लिखा हुआ है, आराम से समझो, पूछो। इसी को अगली लाइन में हम यहाँ पे लिख रहे हैं, बल्कि एक लाइन और लिख दें इससे पहले, R12 इज इक्वल टू R2 माइनस का ये वाला R1 ये लिख दिया। अब हम इस लाइन में एक बात और जोड़ रहे हैं कि F21 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R12 को लिख रहे हैं R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 के मैग्नीट्यूड का क्यूब, और यहाँ R12। बस ये कहानी इसकी आ गई जो यहाँ लिखा था। इतना काम करना नहीं है, जस्ट समझाने के लिए किया। तुम्हें तो सिमिलरली करके जस्ट अपोजिट लिख देना है। ठीक है बच्चों, बोलो यहाँ तक पहुँच गए? बोलो 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 ब्रजेश, जो आर वेक्टर लिखा है, R12 लिखा है जो सर, एक बहुत जगह लिखा है। कहाँ पे लिखा है ये? यस सर। हाँ सर इसकी जगह R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर क्यों नहीं लिखा? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अच्छा, ये भी लिख सकते हैं, ये बात तो वही है। R12 जो है R2 माइनस R1 है, चाहो तो इसको यूँ भी लिख सकते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। इसको अगर हटा के यहाँ पर इसकी जगह पर ये लिख दिया जाए R2 माइनस R1 वेक्टर, और यहाँ पर मैग्नीट्यूड नहीं ब्रैकेट लगाएंगे यूँ, तो वो बात एक ही है, दोनों वैल्यू एक है, तो ये ऐसा लिख दिया। और यहाँ पर भी तुम इसको यही लिख सकते हो R2 माइनस R1 और वेक्टर का क्यूब, वो एक ही बात होती। चाहे वैसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों बातों का एक ही मतलब होता है। जैसे इसको हम R21 को अगर छोड़ दें R1 माइनस R2, सही वो एक ही बात है, क्योंकि दोनों लोग हैं तो इक्वली, इसको लिखें या उसको लिखें। सर ये कटेगा नहीं क्या फिर? नहीं कटेगा, क्योंकि वो वही जो इतने सारे तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है। मान लो कोई राइटर इसको इस तरह से लिए ले रहा है,
कोई राइटर इधर से नहीं ले रहा है, तो दोनों बातें सब सही है ना। इसमें ऐसा नहीं कि बिल्कुल टू द पॉइंट हमें एक ही लिखना है। तभी तो आजकल चेकिंग के लिए आज तक कभी सब्जेक्टिव की चेकिंग के लिए मशीन नहीं आई, उसके लिए टीचर ही बैठते हैं चेक करने के लिए, वो भी सीबीएसई वाले हमें लिख के देते हैं पूरा। तो वो दोनों बातें चूंकि एक ही हैं, तो इस वैल्यू को ऐसे लिखें या इस वैल्यू को ऐसे लिखें, इन बातों में कोई फर्क नहीं। ठीक, वो जिसपे भी तुम्हें अच्छा लगे या जो भी तुम्हें बुक से थोड़ा मैच करता हुआ हो, क्योंकि कई राइटर की बुक ले लो तब भी थ्योरीज एक जैसी नहीं है, तो इसका फैसला कभी भी नहीं हो पाता, क्योंकि बात बिल्कुल जेन्युइन होना चाहिए, सरासर गलत नहीं होना चाहिए। ऐसा वैसा तो दोनों ही चल जाएंगे, जो इक्वल लिखा जा सकता है वही, उसके अलावा कुछ भी पटांग लिखेंगे तब गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको वो चाह रहे हैं कि R21 को हम इसे ओपन करके लिख देते, तो बिल्कुल सही है, ओपन करके लिखो। कुछ राइटर्स ने ऐसे भी लिखा, तो इसी वाली बात को हम यहाँ लिखेंगे R1 माइनस R2 वेक्टर फॉर्म, और ब्रैकेट में यूँ लिख देंगे। है तो दोनों इक्वल ही ना, तो इक्वल लिख सकते हैं। अब जैसा भी तुम्हें अच्छा लगे वैसे चला लो। ठीक, तो ये अलग अलग राइटर की चॉइस होती है। अब ऐसा नहीं कि किसी एक बुक में तुमने देख लिया ऐसा लिखा हुआ है तो दुनिया में यही मान लिया ऐसा। यही तो कॉलेज वाले टीचर की ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। जैसे 11 में वो कहते थे कि किसी ने एक बुक पढ़ ली, उसने दुनिया में बस उसके सिवा सारी चीजों को गलत मान लिया। तो अब हर राइटर की और हर टीचर की सोच एक जैसी नहीं हो सकती, उनको वे ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, मगर बात सही होना चाहिए सबकी। ये दरअसल प्रॉब्लम। तो इसलिए अच्छा हुआ कि सीबीएसई ने सबको आंसर शीट दी, ताकि कोई भी टीचर अपने फैसले ना करे। सामने रखा होता है, स्टेप बाय मार्किंग कर रहे होते हैं आराम से देख देख के, और जहाँ तक लिखा होता है वहाँ तक मार्किंग होती है। मगर स्कूल में चेकिंग थोड़ी हार्ड चेकिंग होती है, वो जबरदस्ती के नंबर काट लेते हैं। फिर वो कहते हैं कि बच्चों हम तुम्हारी आदत डाल रहे हैं ताकि तुम गलतियाँ कम करो। मगर एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में हमेशा अगर आधा भी किया है तो वहाँ तक के मार्क्स, सेकंड लास्ट स्टेप तक किया है वहाँ तक के मार्क्स सब होंगे। तो खैर यहाँ पर बताओ कि और अगर डिस्कशन कुछ करना हो तो करा जाए, वरना फिर आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़िए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक छोटी सी एक हेडिंग लिख लो यार, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। उस हेडिंग का कोई मतलब नहीं है, जस्ट एक फॉर्मेलिटी के लिए लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि अभी तक हम जो ट्रायंगल स्क्वायर के क्वेश्चन कर रहे थे वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ही था, मगर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की लाइन याद करके कुछ नहीं होगा, उसको ऑपरेट करने से भला होता है। वो ऑपरेशन हम सीख चुके हैं, अब फॉर्मेलिटी के लिए एक लाइन लिखा देते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि वो लाइन लिख के ही हमने जो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ लिया, तो वो एक चीज यहाँ पर लिख डालो। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लिखो बच्चों, और उसके अंदर इसमें लिखो बच्चों क्या चीज, क्या बोला, समझ नहीं आया। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो यहां से लिख दिया तुमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक फोर्स हम लिखे दे रहे हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फोर्स। इसमें लिखो द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज ड्यू टू a number of charges is equal to due to a number of charges is equal to vector sum of all individual forces acting on it। तो ये बात है कि अगर बहुत सारे चार्ज हैं यहाँ पर रखे हुए, कि यहाँ पर कुछ चार्ज रखे हुए हैं, कि यहाँ पर Q1 है और एक Q2 चार्ज है, एक Q3 है, एक Qn है, इस तरफ Qn रखा हुआ है और यहाँ पर Q चार्ज है।
तो ये फोर्स F1 लगा रहा है, Q2 वाला F2 लगा रहा है, Q3 वाला F3 लगा रहा है, इसी तरह से Qn वाला यहाँ पर Fn लगा रहा है। तो वो ये कहना चाहते हैं कि सारे फोर्स जो हैं, नेट फोर्स जो लग रहा होगा Q चार्ज पर, वो होगा F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड सो ऑन। जितने भी चार्जेस हैं उन सारे चार्जेस की वजह से लगने वाले फोर्सेस का वेक्टर सम, इसको हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं। मतलब ये था कि एक ट्राइंगल के ऊपर यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ था, एक ये चार्ज है, ये चार्ज, तो इस पे नेट फोर्स क्या कैसे निकालेंगे, F1 और F2। अब F1 F2 मान लो ये 10 आ गया, ये 20 आ गया, तो 10 20 को 30 नहीं कर देंगे, इस दोनों को जोड़ेंगे वेक्टर के रूल फॉलो करते हुए। मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा से जोड़ेंगे। ये वो कहना चाहते हैं, जितने भी फोर्स हैं उनको वेक्टर लॉस का यूज करते हुए ही हमें ऐड करना है, ये कहते हैं। ठीक है, अब इसको तुम चाहो तो इसको तुम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो वेक्टर फॉर्म में वैसे जरूरत नहीं रहती है, मगर फिर भी अगर चाहो तो लिख सकते हो। अभी हमने क्या लिखा है इसको, अब इन दोनों में अगर सारी डिस्टेंस अगर लिखी जाए तो यहाँ पर इस डिस्टेंस को हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 से लेकर, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये Rn है। तो इसको ओपन करके लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर लिखा Q1 इंटू Q अपान R1, ये लिख दिया, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये स्क्वायर भी लगाना है, Q अपान R2 का स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q अपान R3 स्क्वायर एंड सो ऑन Qn स्क्वायर। कॉमन क्या लिया जा सकता है इसमें से, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर आ जाएगा Q1 अपान R1 स्क्वायर, Q2 अपान R2 स्क्वायर, Q3 अपान R3 स्क्वायर एंड सो ऑन Qn अपान Rn स्क्वायर। यूँ कर नेट फोर्स हमारा इसमें ऐसे आ जाएगा। क्यों निकाल सकते हैं, इसी को पोजीशन वेक्टर में अगर खोलना है तो पोजीशन वेक्टर अभी तुमने 1 2 2 3 का सबका ओपन करा हुआ है, कर डालो, चाहो तो वो भी दिखा देते हैं। हालांकि उसकी जरूरत नहीं, बेकार अपना दिमाग का डेटा भी इधर डालोगे, फिर किस दिन देख लेना, अगर मूड हो तो अभी निपटाया चले। चलो अभी ताज़ा बात है, फिनिशिंग कर देते हैं उसको। एक और तरह से देखते हैं बच्चों, पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में निपटाते हैं उसको। ठीक, चलो पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में देखते हैं। हाँ भाई बच्चों, चला जाए आगे। देखो हटाते हैं इसको। अब पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में भी सुपरपोजिशन लिख देते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर लिख डालो। अभी ताज़ा बात है, थोड़ा कम टाइम करे सो। तो यहाँ दो चार्ज हैं बच्चों, एक Q1 है, एक Q2 है। ये दोनों चार्जेस की पोजीशन वेक्टर, एक चार्ज का Q1 का R1 है और Q2 का R2 है, Q3 का R3 है। ये जो डिस्टेंस इसे मिला रही है तो Q1 और Q3 को, तो इस पर लगने वाला फोर्स जो है F31, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 3 ड्यू टू 1। इसी तरह से इस चार्ज पर जो Q2 फोर्स लगा रहा होगा वो होगा F32, फोर्स एक्टिंग ऑन 3 ड्यू टू 2। ये हुआ। अब हम लोग यहाँ पर नेट फोर्स देखेंगे। तो इस वाले चार्ज पे जो नेट फोर्स आएगा बच्चों, वो नेट फोर्स F इक्वल टू होगा F31 प्लस F32, ये दोनों फोर्स का सम होगा। ठीक, फिर इसमें बच्चों F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 और यहाँ R13, इसका रिवर्स, क्योंकि ये इसलिए होता है क्योंकि अगर ये फोर्स लग रहा है, फोर्स एक्टिंग ऑन 3 ड्यू टू 1, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन का हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेना होता है। इसलिए तो इस डायरेक्शन में अगर इस तरफ फोर्स लगा रहे होते तो इस पे नाम होता फोर्स का फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, F13 होता। और उस केस में ये वाली हमें जो डिस्प्लेसमेंट लेना होती
वो R3 1 लेना होती। तो ये पूरी बात क्लियर है कि F नेट फोर्स जो होगा F31 प्लस F32 होगा, और इन दोनों में जब हमने ये फोर्स निकाला तो कौन सा 1 और 3 चार्ज रख दिया, और यहाँ पे डिस्टेंस 1-3, ये 1-3 डिस्टेंस R1 माइनस R3 आएगी या R3 माइनस R1 आएगी, ये फैसला यहाँ से होगा। कैसे? ये एरो बनाओ इसके ठीक से, ये एरो R1 बन गया, ये क्या बन गया R3 बन गया, ठीक, ये एरो बन गए, और ये एरो है R2। अब अगर हम देखें कि हमने R1 में ऐड किया है किसे, R13 को, तब हमें रिजल्टेंट मिल रहा है R3। तो इस तरह से R13 जो होगा वो R3 माइनस R1 होगा, यूं, ठीक है। तो इस तरह से R13 को हमने लिखा R3 माइनस R1 का क्यूब। और इसी तरह से जब हम दूसरा फोर्स निकालेंगे F32, तो यहाँ पर Q2, यहाँ प्लस साइन लगा दिया, एक फोर्स ये हो गया, दूसरा फोर्स प्लस साइन के बाद प्लस इधर ये कहीं लगा दो, और ये Q2 Q3, और यहाँ R3 माइनस R2 आ जाएगा। फिर इन दोनों फोर्सेस को हम ऐड करेंगे, जब दोनों फोर्सेस ऐड करेंगे तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा।